तो अब हम आए हैं 11 नंबर की स्टॉल पे, सृष्टि आर्ट ग्रुप सोसाइटी की है और यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर काम देखने को मिलेगा। ये लोग बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितना भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो 11 नंबर की स्टॉल पे आके इस तरह का काम देखें जो एक ट्रेडिशनल आर्ट से लेके आज की कंटेम्प्रेरी आर्ट तक को प्रदर्शित करता है। चलिए हम जानते हैं इनके विचार। सुरभि मैम। हेलो, मैं फ्लोरल्स पे काम करती हूँ और बस एक ही बात कहती हूँ और हैप्पीनेस बिखेरने की कोशिश करती हूँ अपने काम से। जैसी आपकी हंसी वैसा आपका काम, बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू। और अब हम आते हैं भावना मैम के पास। मैंने ट्रेडिशनल वर्क फॉर पेंटिंग में अपना काम को दिखाया है। इसमें ट्री ऑफ लाइफ को दिखाया है जो कि संपन्नता का प्रतीक है। थैंक यू। बहुत ही सुंदर। और अब हम आते हैं हमारे ही इस टीम के सदस्य खुश नारायण जहांगीर जी के पास और उनकी कला के बारे में जानते हैं। मैं परंपरागत शैली के अंदर काम करता हूँ और ये जो काम देख रहे हैं आप, ये कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम के ऊपर आधारित चित्र है जो अभी 2021 के अंदर मैंने कंपटीशन के लिए दिया था। और ये जो दूसरी पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये भी परंपरागत शैली में, मुग़ल शैली में बनी हुई है। और ये मत्स्य अवतार एक हमारे हिंदू धर्म के अंदर मत्स्य अवतार की एक स्टोरी है, उसके ऊपर आधारित बना हुआ चित्र है ये। और बताइए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी स्टॉल में हमारे यहाँ पे वरिष्ठ चित्रकार, राजस्थान के जाने माने और राजस्थानी पूरे देश विदेश के जाने माने चित्रकार हैं श्री नाथूलाल वर्मा जी, जिनके काम भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और विशेष बात यह है कि काम के साथ में उन्होंने कल ही अपनी एक बुक को रिलीज़ किया है और ये बुक के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। इस बुक के अंदर वो चित्र प्रिंट हैं, वो काम इस बुक के अंदर हैं जो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। किसी आर्टिस्ट का एक स्टूडियो में काम क्या होता है, वो किस तरह से प्रैक्टिस करता है, वो अपने काम को फाइनल जो वर्क होता है उसके पीछे उसकी जो एक्सरसाइज है वो क्या रही है और फाइनली जो काम प्रेजेंट हो रखा है उसके पीछे की एक्सरसाइज क्या है, वो जनरली देखने को नहीं मिलती है। लेकिन नाथूलाल सर के इस बुक के अंदर जो स्केच, लाइन ड्राइंग और उनकी लाइन की खूबसूरतियाँ, उनके अलग अलग जो टूर्स उन्होंने देश में किए हैं, उन सब का पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन कहें, ये एक धरोहर के रूप में सारी चीज़ें उन्होंने इस बुक के अंदर संयोजित की हैं। तो ये सभी यंग आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन जो हैं उन सब के लिए ये एक बहुत अमूल्य चीज़ है और अपने कलेक्शन में ये रखने की चीज़ें हैं और ये इससे देखने को और सीखने को काफ़ी कुछ है इसके अंदर। पर्सनली मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बुक यहाँ से लेवें। और अभी ये नाथूलाल सर ने इस बुक को स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कम रेट पे इन्होंने रखा हुआ है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ध्येय है कि इस बुक से उन्होंने जो काम किए हैं और जो बताना चाहते हैं वो इजीली स्टूडेंट्स के पास पहुँचे, स्टूडेंट्स इससे सीख सके। तो ये देखिए, इनके काम देखिए और इनके बुक्स देखिए और ये बुक अपने कलेक्शन में रखिए। और सर के काम के बारे में सर दो शब्द कहें और बताएं, जिससे कि यहाँ पे उपस्थित सभी कलाकार, छात्र, स्टूडेंट्स सभी को पता चले कि कैसे सर का जो वर्क है किस तरीके से आगे बढ़ा और आज वो सर के दो बातों से क्या क्या सीख सकते हैं। आइए सर। नमस्कार। दोनों। हाँ, मैं डॉक्टर नाथूलाल वर्मा, मैं एक पारंपरिक चित्रकार हूँ और मेरे गुरु जी श्रद्धेय श्री कृपाल सिंह जी शेखावत साहब का मैं शिष्य रहा हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से मैं पेंटिंग भी बना रहा हूँ, लेकिन जो स्केचेज हैं आज भी मैं नियमित रूप से करता हूँ, क्योंकि स्केच जो है चित्रांकन का मूल आधार है। मैं तो सभी विद्यार्थियों को ये कहूँगा, यहाँ अक्सर बहुत सारे युवा विद्यार्थी हैं, कि स्केच को तो मतलब रोज़ाना करना चाहिए। ऐसा अपनाओ कि हमें, जैसे एक संगीतकार जो है सुबह सुबह उठ कर के अपना रियाज करता है संगीत का, इसी प्रकार से विद्यार्थियों को, मैं ख़ास तौर से युवा विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि मतलब कम से कम
20-25 स्केच रोज करना चाहिए। और मैंने अभी यहाँ पे आप ही के लिए कि मेरी ये लयात्मक रेखांकन एक पुस्तक है जो मैंने प्रकाशित की है। इसमें मेरे अधिकांश जो स्केच हैं वो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर रहा और बच्चों को मैं साथ लेकर के जाता था। जहाँ जहाँ जैसे ऑन द स्पॉट हम लोग गए वहाँ के मैंने बहुत सारे स्केच भी किए हैं, साथ में स्टूडेंट्स को भी मैं गाइड करता था। लेकिन जब तक मैं अपनी स्केच बुक नहीं भर लेता उस दौरान, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलती थी। तो इस प्रकार से मेरे जो लयात्मक रेखांकन की जो पुस्तक है, इसमें जो प्रकाशित 225 करीबन जैसे रेखा चित्र है, ये मैं आपको बताऊं कि मेरा जो भ्रमण रहा है वो काठमांडू से लेकर के कन्याकुमारी तक के है। इसमें स्केचेज हैं और कुछ स्केचेज जो हैं मेरे इमेजिनेशन से हैं। जैसे बहुत सारे जैसे मैंने स्केच किए थे, जैसे हम लोगों के जैसे गुरुजी थे कृपाल सिंह जी साहब, उनका मतलब सिखाने का कुछ अंदाज ही अलग होता था। मतलब जैसे गुरु शिष्य परंपरा में जो हम लोग सीखते हैं वो मतलब उसी से वो सिखाते थे। और वो क्या था कि नंद बाबू के शिष्य थे, शांति निकेतन में जो नंदलाल बोस जैसे हम लोग पढ़ते हैं उनके वो शिष्य थे। तो उसी परंपरा को लेते हुए वो हमें भी मतलब सिखाते थे। जैसे मैं सबसे पहले उनके पास में 63 में उनके पास में गया और उस समय मैं करीबन 17 साल का था। तो उनका सिखाने का क्या था कि जैसे पहले की सब स्टिल, मतलब आप किसी फ्लावर के पास में जाओ और फ्लावर के पास में जा कर के उसका स्टडी करो, इतना स्टडी करो, इतना स्टडी करो कि आप बिना देखे उसको मतलब बना सकते हो, उसके जॉइंट, फ्लावर्स, लीव्स वगैरह। फिर वो कहते हैं कि अब इसका आप एक अच्छे से कंपोजिशन बनाओ। फिर हम लोग कंपोजिशन बना करके फिर उसको कलर में करते हैं। ऐसे ही मतलब बहुत सारे जैसे इस किताब में जो हैं मूर्ति शिल्प तो हैं ही हैं, मूर्ति शिल्प तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है, मानव आकृति है, पक्षियों की आकृतियाँ हैं और स्थापत्य को लेकर के है, लैंडस्केप है, बहुत सारे इसमें आप लोगों को। जैसे मेरा एक यही उद्देश्य था इस कला मेले के दौरान, जैसे मैं इसको विमोचन कराऊं, रिलीज़ कराऊं, कि कम से कम ये पुस्तक जो मेरी है लयात्मक रेखांकन, इस पुस्तक से हमारे यहाँ के जो युवा विद्यार्थी हैं उनको कुछ प्रेरणा प्राप्त हो। ये मेरा एक उद्देश्य था और यही इसी को लेकर के मैं ये समझूंगा कि मैं अपने आप को सार्थक समझूंगा। दूसरी बात ये रही कि मेरी पेंटिंग की बात मैं जैसे मैंने कहा अपने आप को, वैसे तो खैर मैं सभी टेक्निक्स में काम करता हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स हैं मेरे पास में, लेकिन अधिकांश जो मैं काम कर रहा हूँ जिस टेक्निक को लेकर के वो टेम्परा पद्धति से है। और मैंने पहले भी कहा कि जैसे एक मैं परंपरावादी चित्रकार हूँ, इसमें मैंने बहुत सारे विषयों को लेकर के जैसे मैंने चित्र बनाए हैं, जिसमें राधा कृष्ण है तो गीत गोविंद हैं, रसिक प्रिया है, कालिदास के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें जैसे रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, मेघदूतम वगैरह है। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के मैंने अपने ही टेक्निक में, मेरा जैसे पर्टिकुलर आप देखेंगे मेरी पेंटिंग तो उसमें जैसे फिगर्स भी देखेंगे तो उसमें मेरे अपने फिगर्स हैं, मेरे अपने कलर्स हैं। और जैसे विषय वस्तु को मैं लेता हूँ तो मैं किस ढंग से मतलब एक स्पेस जैसे कलाकार के सामने होती है तो उसको किस प्रकार से जैसे विषय को लेकर के कंपोज करना चाहिए, वो सारी बातें हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी जो पेंटिंग्स वगैरह हैं उसमें मैं जो अपने मिनरल कलर्स हैं, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि आज भी यदि हम किसी म्यूजियम में जा कर के पेंटिंग्स वगैरह देखते हैं जो कि मेडावेल पीरियड की पेंटिंग्स हैं, उनको देखते हैं तो लगता है कि जैसे किसी कलाकार ने अभी अभी बनाई है, बिल्कुल तरोताज़ा लगता है। क्यों? कि उनमें वो कलर्स हैं। आज के ये सिंथेटिक कलर वगैरह न तो मेरी पेंटिंग में है, मेरी पेंटिंग भी पुरानी से पुरानी भी देखोगे जैसे उसमें प्योर गोल्ड होगा और दूसरे कलर्स जैसे होंगे। एक जैसे मैंने किताब और भी पब्लिश की है, मेरी किताब है वो टेक्निक्स को लेकर के ये राजस्थान शैली की विभिन्न चित्रण विधियों में, विभिन्न चित्रण विधियाँ ये हैं, उसमें सारी टेक्निक्स है। जैसे कलर्स क्या होते हैं, जैसे खनिज कलर हैं, मिनरल कलर्स में खनिज कलर हैं, रासायनिक है, वनस्पतिक हैं, जैविक कलर्स हैं। ये बाज़ार में हम लोगों को सबको उपलब्ध होते हैं। कई बार जैसे मैं कई कैंप में जा कर के काम करता हूँ तो वहाँ या जैसे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि साहब ये आपने कौन से कलर, तो मैं कह देता हूँ भाई ये कलर्स हैं।
तो वो कहते हैं अच्छा ये बात है। अच्छा ये बात नहीं है, लेकिन ये कलर्स क्या है आज के तारीख में सब जगह उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी, ये तो मैं राजस्थान जयपुर में अपन हैं इसलिए जयपुर में तो है ही है, लेकिन आप कहीं भी चले जाओ अक्सर जैसे कलर्स जो हैं अपने सभी लोग, आप लोग भी इस्तेमाल करते हो, अल्पना में काम करते हो, गेरू है, हिरमिच है, रामरज है ना, खड़िया है, ये सब हम अल्पना में लेते हैं। जैसे हरा पत्थर है जो टेरावट ग्रीन है, प्योर गोल्ड है, ऐसे रासायनिक कलर्स बहुत हैं। जैसे कुछ काम हाँ सर, यहाँ पे जैसे आप की कुछ वर्क यहाँ पे डिस्प्ले हैं, तो आप कुछ इस वर्क के बारे में जो है उसके बारे में कुछ बताना चाहें, टेक्निक्स के बारे में, जैसे वर्क के साथ। अब जैसे सर आप बताइए, मैं पकड़ता हूँ। हाँ हाँ, अब जैसे मेरी एक्चुअल में क्या है कि ये हम लोगों का एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप में जैसे 15 मेंबर्स हैं। हमने 15 मेंबर्स की दो मतलब पेंटिंग्स यहाँ डिस्प्ले की है सृष्टि आर्ट ग्रुप में। तो मेरी भी यहाँ 2 पेंटिंग्स जैसे यहाँ डिस्प्ले है। तो इसमें एक तो जो है ये पेंटिंग्स जो है इसका सब्जेक्ट है प्रणय। इसमें मैंने देखिए ये जो है पेंटिंग वसली पेपर पे है, यानी कि हैंडमेड पेपर पे है, और इनमें जो कलर्स देख रहे हैं वो सारे मिनरल कलर्स हैं। पेवड़ी भी है, सिंगरप भी है, लाजवर्द भी है, प्योर गोल्ड भी है, ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं। लेकिन मैंने इस थीम को लेकर के कैसे मैंने इसमें सजोया है, कंपोज किया है, और फिर दूसरा इसके जो लैंडस्केपिंग देखेंगे ये भी मेरी एक अपनी स्टाइल है। सर जैसे आपके चित्रों में, खैर हम तो स्टूडेंट हैं, हम क्या इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आपके चित्रों में जो नेचर का परंपरा, आप परंपरागत कला करते हैं, लेकिन आपके चित्रों में फिर भी काफ़ी कुछ क्रिएटिव नज़र आता है। जहाँ पे हम नेचर की बात करते हैं, जो सब्जेक्ट हैं आपके, उनमें भी कुछ नयापन नज़र आता है। तो स्टूडेंट्स आपके काम को, क्योंकि कंटेम्प्रेरी टाइम है और स्टूडेंट्स कंटेम्प्रेरी आर्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ से क्या वो सीख सकते हैं? नहीं, देखिए ये मैंने पहले भी कहा था कि जैसे मुझे कोई भी चीज़ बनानी होती है तो पहले मैं जा कर के उसकी स्केच करता हूँ, स्टडी करता हूँ। यानी मुझे यदि कोई पेड़ भी बनाना होगा, जैसे बनाना का पेड़ बनाना है, तो मैं पहले उसकी स्टडी करूँगा, फिर उसके बाद में मैं अपनी पेंटिंग में पेंट करूँगा। ऐसे मयूर है, पक्षी है, एनिमल्स हैं, ये मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे मेरे ऐसे स्केचेज हैं। आज यदि मैं बंद आंखों से भी मैं उसकी आउटलाइन करूँगा तो एक प्रकार से वो सही रेखांकन होगा उसका। क्या बात है सर। तो आपकी तरफ से जो एक बात बताई गई है कि आप किसी भी मीडियम में, किसी भी तरीके से, कोई भी शैली में आप काम करते हैं, लेकिन जो बेसिक आपका कला में शुरुआत है और आपका जो कहते हैं कि कला की ABCD है, वो है स्केचिंग, लाइफ स्टडी, स्टिल लाइफ स्टडी, स्केचिंग। तो ये बहुत ज़रूरी, आवश्यक है। और जैसा सर ने अभी बताया कि इन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट पे काम किए हैं और इनकी अपनी एक शैली है। साथ में ही सर जो खुद के कलर बनाते हैं, उन कलर्स को किस तरीके से यूज़ में लेते हैं, किस तरीके से टेक्निक्स काम में लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और आर्टिस्ट हैं वो सर से आके बात कर सकते हैं, इनके काम के बारे में पूछ सकते हैं, और किसी तरीके से ये कलर प्रिपेयर करते हैं और उनको एप्लीकेशन कैसे करते हैं कलर्स को। तो स्टॉल नंबर 11 है और यहाँ पे आप आके सर से बात कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अब हम आए हैं 12 नंबर के स्टॉल पे। बहुत ही खूबसूरत बात है कि हमारे संग हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जिन्होंने सबकी आर्ट को बहुत अच्छी तरह से समझा है, गौरी शंकर जी साथ हैं। वो जिसका काम बता सकते हैं, वो वर्णन बहुत ही खूबसूरत तरीके से करेंगे। अमित हरित जयपुर से हैं, ये भी काफ़ी यंग आर्टिस्ट हैं और जाने माने हैं, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए जानते हैं। वैसे तो आर्टिस्ट खुद ही बता सकते हैं अपने काम के बारे में, लेकिन अमित को मैं काफ़ी सालों से बहुत नज़दीक से जानता हूँ, इसके काम को देखा है, और राजस्थान के यंग कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में अमित विशेष स्थान रखता है। और इसके काम की जो शैली है, अमित ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी कुछ इसने अपने काम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हैं, काफ़ी सारे शोज़ वो कर चुका है और कर भी रहा है। तो अमित के काम आके देखिए, अमित से बात कीजिए, और अमित के जो उसकी जर्नी है काम की, उसके बारे में जानिए। काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा।
स्टॉल नंबर 12, अमित हरित। थैंक यू गौरी। चलिए अब हम दोबारा किसी दूसरी तरफ आए हैं। कुछ ऐसा होता है कि कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जिनसे हमें निरंतर टच में रहना चाहिए और ये जानना चाहिए कि उन्होंने यहाँ तक की यात्रा कैसे की। इसी चीज़ को लेते हुए हम आए हैं किशन जी के पास, जो फोटोग्राफी इस तरह से करते हैं जो राजस्थान में देखने को नहीं मिलती। इनका एब्स्ट्रैक्शन, इनका रियलिस्टिक फोटोग्राफी को कैप्चर करना, इनका लाइट का कैप्चर करना, इसके वॉल्यूम्स, मतलब कितनी अथाह चीज़ें हैं जो हम इनके बारे में समझ सकते हैं। ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। चलिए हम जानते हैं किशन जी से कि फ़ोटोग्राफी का महत्व और आज उन्होंने जो लगाया हुआ है इस प्रदर्शनी में उसके सब्जेक्ट्स के बारे में। जो प्रदर्शनी में आपको सब्जेक्ट दिख रहा है वो तो जयपुर का सीवेज वाटर है, और मैं उसी गंदे पानी को लेकर के काम कर रहा हूँ 2006 से। उस गंदगी में से कुछ खूबसूरतियाँ निकालने की कोशिश है और निरंतर चलती आ रही है। उसके कई शोज़ मैं इंडिया में और अब्रॉड भी कर चुका हूँ। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, एक आर्ट का पढ़ा हुआ स्टूडेंट फ़ोटोग्राफी करेगा तो वो कैसी होगी, है? और जो एब्स्ट्रैक्शन की बात होती है वो कैसा होगा, ये चीज़ें मेरे काम में दिखती है। मैंने ऐसा सोचा है कि एब्स्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि मेरे काम ये ऐसे एब्स्ट्रैक्शन दिखता है पूरा पर है रियलिस्टिक। जो दिख रहा था वही मैंने शूट कर लिया, उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं है, न कोई तरह की एडिटिंग करी है। अब ये एब्स्ट्रैक्शन भी है और रियलिस्टिक भी है, तो ये समझने की बातें होती है। कुछ और पूछो। तो आप देख सकते हैं जिस एनर्जी को इन्होंने कैप्चर किया, जिसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, जिन सब्जेक्ट्स का हम एब्स्ट्रैक्शन बनाते हैं और ये कहते हैं नेचर में वो ऑलरेडी पाई जाती है, बिल्कुल सत्य है। जहाँ तक हमारी नज़र नहीं पहुँची, इनकी पहुँच गई। तो देखिए ये किस तरह से उस चीज़ों को कैप्चर करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। भगवान ने इतना अथाह दिया है नेचर को जानने के लिए। इनका दूसरा वर्क भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें मोस्टली क्या है, इस गंदे पानी में एक ख़ास चीज़ होती है कि हम लोगों की जो गंदगियाँ हैं वो तो होती ही है, साथ में जो केमिकल और सांगानेर की प्रिंटिंग इंडस्ट्री का पानी होता है ना, वो कलरफुल पानी होता है। और जब हवा कभी रुकती है और पानी स्थिर होता है तो वो नीचे की गंदगी निकल कर सतह पर आती है और वो कलरफुल होती है। उसको देखना ही बस एक ख़ास बात होती है। आम आदमी देख नहीं पाता, हम गलती से थोड़ी सी आंखें लिए हुए हैं तो हम देख लेते हैं, वो रिजल्ट आपके सामने। ये बहुत ही बेहतरीन वर्क है। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। इसके साथ हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू किशन जी। हमने राजेंद्र जी को नहीं सुना था और उनका ये बहुत ही बेहतरीन काम है। अच्छा, जगदीश प्रसाद मीना, मैं बहुत क्षमा चाहूँगी। जगदीश जी प्लीज़ आप अपने काम के बारे में बताइए। मुझे ये कुछ चारकोल सा दिख रहा है, क्या यही है? बिल्कुल, ये चारकोल में बनाए हुए कुछ ड्राइंग्स है जो ये हमारे जो फैमिली पोर्ट्रेट्स हैं। तो वो बहुत सारे फैमिली में जब मेंबर्स रहते हैं तो अलग अलग इमोशंस होते हैं और वो हर समय हर माहौल के अनुसार हमारे इमोशंस चेंज होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के मैंने पोर्ट्रेट तैयार किए थे कुछ। तो ये हमारे जो गृहस्थ जीवन है उसी के रिलेटेड फैमिली पोर्ट्रेट्स हैं जो थोड़ा क्रिएटिव रूप में है और चारकोल में किए हुए हैं। और बाकी आप देखिए। जब आपका कभी मन खराब हो तो आप यहाँ पे आइए। ये बहुत ही बेहतरीन वर्क है, आपको हंसा देगा, गुदगुदा देगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हेमलता मैम के पास। मैम, ये मैंने नेचर से रिलेटेड वर्क किया है और विलेजेस को लेके मैंने एक सीरीज बनाई है, 2 वर्ड्स विलेजेस करके, जिसमें मैंने अपने मतलब एब्स्ट्रैक्ट रूप में और कंपोज करके जो पियों कलर कॉम्बिनेशन वगैरह को दिखाया है। मैम बहुत ही बेहतरीन है। आपके जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं और उसको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में इस तरह से ग्रामीण जीवन को लेना सबके बस की बात नहीं होती। इस सुंदर तरीके के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम।